सिंधु सभ्यता के मोहरों की चर्चा चल रही है। अंग विशेष वृत्ति का प्रतीक है, खासकर पैरों की चर्चा चल रही है। वृत्ति के बारे में आप जानते हैं कि जो प्रवृत्ति होती है, जो उसका हिस्सा है, प्रवृत्ति और मनोवृत्ति। प्रवृत्ति 5 है: विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा और भोग। यह प्रवृत्ति है। और मनोवृत्ति 3 है: स्मृति, मन और बुद्धि। अब पहले मनोवृत्ति के बारे में बता रहे हैं। मनोवृत्ति में मुंह स्मृति का प्रतीक है। स्मृति क्या? किसी चीज को ग्रहण करना। मुंह से हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी तरह मुंह स्मृति का प्रतीक है। चक्षु जो देखता है वह बुद्धि का प्रतीक है, और नाक जो है वह मन का प्रतीक है। यानी मनोवृत्ति का स्मृति का मुंह से संबंध, मन का नाक से संबंध और आंख का बुद्धि से संबंध है। उसी तरह प्रवृत्ति में का जो अंगों से प्रतीक है वह पैरों से किया गया। आदमी का दायां पैर महत्वाकांक्षा, बायां पैर भोग, दायां हाथ संकल्प और बायां हाथ विचार का प्रतीक है। गुप्त अंग जो है वह आकाश का प्रतीक है। ये आदमी की स्थिति है। आदमी के पैर से महत्वाकांक्षा और भोग का हम आकलन करते हैं, लेकिन जो जीवन में जो गति है वह महत्वाकांक्षा और भोग से तय होती है। हम महत्वाकांक्षा और भोग जो तय करते हैं उसी के हिसाब से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसी तरह पशु जो आगे बढ़ता है तो पशु के पैरों को महत्वाकांक्षा और भोग से तुलना किया गया है। अगले दोनों पैरों का उसी से गति होती है, और पिछला पैर दोनों विचार और संकल्प का प्रतीक है। तो प्राचीन सभ्यताओं का जब हम अध्ययन करेंगे, पैरों का जब हम अध्ययन करेंगे, पैरों के हिसाब से अभिव्यक्ति को समझने की हम कोशिश करेंगे। सिंधु सभ्यता की मोहरों की चर्चा चल रही है, पशुओं की चर्चा चल रही है। पशुओं के अंगों के माध्यम से जब अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है तो अगला दोनों पैर महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है, और पिछला दोनों पैर जो है वह विचार और संकल्प का प्रतीक है। आकाश जो है उसे लिंग के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। तो यह मूल सिद्धांत हुआ। वृत्ति के का जो विभाजन है प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का, उसे अंगों के माध्यम से इस तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है पूरी सभ्यताओं में। तो हम दूसरे अन्य अंगों की चर्चा करेंगे, लेकिन प्रवृत्ति और मनोवृत्ति को जो अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है उनको खास मोहरों के माध्यम से हम अभिव्यक्त किस तरह से किया गया उसकी चर्चा हम विशेष रूप से हम करेंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से वैश्विक दर्शन को जो अभिव्यक्त किया गया है कितना मनोवैज्ञानिक और कितना एक रूपता है पूरी वैश्विक अभिव्यक्ति में। क्योंकि जो वैश्विक अभिव्यक्ति है वह अभिव्यक्ति मूल रूप से मनोविज्ञान पर आधारित है, या अच्छी तरह जान लेने की ज़रूरत है। तो हम अगले कड़ी में हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी
इन सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। यह जो चित्र देख रहे हैं, इसमें बाघ का चित्र बना हुआ है और बाघ के दोनों अगले पैरों को देखिए, जो महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है, और आदमी का पैर महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है। दोनों को एक ही में संलग्न दिखाया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है और इस सिद्धांत पर आधारित बहुत सारे शिल सिंधु में मिल जाएंगे, मेसोपोटामियन सभ्यता में मिल जाएंगे। तो यह अच्छी तरह जान लेने की जरूरत है कि अगला पैर महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है, पिछला पैर विचार और संकल्प का प्रतीक है, और आदमी का हाथ विचार और संकल्प का प्रतीक है, और पैर महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है। इसमें बहुत सारे डंडे निकले हुए हैं। यह आकाश की पूर्णता को बता रहा है। डंडा आकाश का प्रतीक है। इसमें 2 अक्षर है। पीछे के अक्षर का आधार दंड है और उसमें त्रिशूल जैसा बना हुआ है, निकला हुआ है। यानी मनोवृत्ति, स्मृति, मन और बुद्धि का आधार आकाश हो गया है। कुछ भी मनुष्य सोच रहा है, समझ रहा है, उसका आधार आकाश केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित हो गया है। और 4 जो डंडे हैं वह विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है, प्रवृत्ति का प्रतीक है। और बाघ के पीठ में 4 डंडे बने हुए हैं। यह बता रहा है कि प्रकृति के प्रति भी व्यक्ति आक्रामक हो जाता है और अंतर्मुखी भी बना हुआ रहता है। आकाश को केंद्रीय विषय के रूप में बनाए रखते हुए भी प्रकृति के प्रति यानी व्यक्त विषयों के प्रति भी सोच बनी हुई रहती है। यही एक साधक का पूर्णता है, एक तत्ववेत्ता का पूर्णता है, एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति की पूर्णता है कि अंतर्मुखी बने हुए स्थिति में भी बाहर के विषय अछूता नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। यही जीवन की उपलब्धि है और यही अंतःविज्ञान की पूर्णता है।